त्वरण। ठीक है, इसमें कहा था कि बल क्या होगा, बल किसे कहते हैं, इसने डिफाइन किया कि द्रव्यमान और त्वरण को बराबर, द्रव्यमान गुणा त्वरण बल होता है। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी ये किसने बताया था, ये बताया था न्यूटन के अपने गति के दूसरे नियम F=m/a। ठीक है, अब देखो ये कैसे हुआ, ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर हमने कोई F फोर्स लगाया, m मास का है, तो इसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी, कितनी u। उसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। अब u से v होने में इसे कुछ तो समय लगा होगा या नहीं लगा होगा भाई, जब इसकी वेलोसिटी u थी तो फोर्स लगाया हमने इस पे, तो इस पर फोर्स लगाने के बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई, कितनी हो गई, v हो गई। तो u से v होने में इसे कुछ तो समय लगा होगा भाई, मान लेते कुछ समय t लगा होगा। ठीक है, लगा होगा कि नहीं लगा होगा। तो ये कह रहा है किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के, उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है, उस पर लगने वाले बल की दिशा के समानुपाती होती है। यानी संवेग में परिवर्तन की दर, यानी संवेग में परिवर्तन क्या हुआ, डेल पी, और समय यानी किसी समय में तो होगा भाई, जो संवेग में परिवर्तन होता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल पी से। अब इसे परिवर्तन होने में कुछ समय लगा होगा तो वो टी हो गया। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, बल के, उसकी दिशा में जो बल लगता है उसके समानुपाती होता है। ये किसने बताया था, न्यूटन ने अपने गति के द्वितीय नियम में बताया था। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब देखिए, जब ये हुआ F प्रोपोर्शनल टू डेल P अपॉन डेल T। अब जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आता है, तो उस कांस्टेंट जो टर्म आएगा, मान लीजिए k ले लें यहाँ पे, k डेल P अपॉन ये डेल T। ये जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट टर्म आता है। तो अब इस कांस्टेंट ले लिया हमने यहाँ पे k, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी बाबू, 1 होगी। ठीक है, यानी F डेल P अपॉन डेल T। आ रही है बात समझ में, F डेल P अपॉन डेल T। अब देखिए, अब ये F ma, अब ये ma आया कैसे, अब इसे हम प्रूफ करके दिखाते हैं। ठीक है, देखो ये मान लेते हैं ये हमारा इनिशियल क्या है, इनिशियल मोमेंटम है ये हमारा। ठीक है, और ये फाइनल मोमेंटम है, यानी vi ये m इंटू यू। ठीक है, और अंतिम फाइनल मोमेंटम इक्वल टू m इंटू वी। तो F रखेंगे तो डेल P क्या होता है आपका, डेल P यानी संवेग में परिवर्तन होता है। तो संवेग में परिवर्तन यानी v F यानी फाइनल मोमेंटम माइनस, सॉरी v नहीं p आएगा p। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन t या डेल t कुछ भी कह लो। अब देखो यहाँ पे, तो आपका फाइनल मोमेंटम कितना है, m इंटू वी माइनस ये इनिशियल m इंटू यू अपॉन t। अब यहाँ से हम m कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, v माइनस यू अपॉन t। ठीक है, अब v माइनस यू अपॉन t कुछ देखा सा नजर आ रहा है। देखो जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाया था, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू u प्लस vt होता है कि नहीं होता। अगर u को हम इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू 80, और t को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या निकल के आया a। तो v माइनस यू अपॉन t को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो ये m इंटू a लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया प्रूफ, f इक्वल टू m इंटू a। आई बात समझ में कैसे होता है, f इक्वल टू m a। अब तो आ गया होगा समझ में कैसे होता है। ठीक है,
अब देखिए थ्योरी लिखाता हूं इसकी। अब इसकी थ्योरी को समझ लीजिए, ठीक है। आई होप आप सभी की समझ में आया होगा। ये मैंने आपको पूरा प्रूफ करके बताया है कि F इक्वल टू एम ए कैसे होता है, ठीक है। The rate of change of momentum, ठीक है, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts, ठीक है। अब हिंदी में भी लिख देता हूं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है, इसे ही गति का द्वितीय नियम कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। मैंने आपको पहले प्रूव करके बताया कि कैसे होता है। अब इसकी ये थ्योरी है, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स and takes place in the direction in which the force act, यानी किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है, ठीक है। यानी F प्रोपोर्शनल टू डेल P अपॉन डेल P। फिर से लिख देता हूं मैं इस चीज को, ठीक है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के तृतीय नियम के बारे में अब हम आपसे बात करते हैं, ठीक है। देखो गति का तृतीय नियम क्या कहता है। अब ये आपके न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के दो नियम हो चुके हैं, अब वो लास्ट बचा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन की गति का तृतीय नियम, ठीक है। तो न्यूटन ने अपने गति के तीसरे नियम में क्या कहा था, उसने कहा था कि जब कोई वस्तु क्रिया करेगी तो उसके विपरीत एक प्रतिक्रिया अवश्य होगी।
समझिए बात को, क्या कहा था न्यूटन ने अपने गति के तृतीय नियम में कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई एक्शन करता है तो उसके अपोजिट एक रिएक्शन जरूर होगा, यानी क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया अवश्य होगी, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यानी न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्योंकि क्रिया के साथ साथ विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया भी होती है। ठीक है, अब मानिए ये कोई दो हमारे बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस साइड में इस पर कोई दीवार फोर्स लगाया तो ये दीवार भी इस साइड में फोर्स लगाएगी, ठीक है। ये 1 और ये 2, ठीक है। यानी ये कहता है, इसने कहा था कि F21 = F12। ये कैसे है, ये कैसे आया कि जब हम मान लो मैं इस दीवार पे यूं इस तरीके से धक्का लगाऊं तो दीवार भी उतना ही बराबर बल मेरे विपरीत लगाएगी, ठीक है। बात समझ पा रहे बात को, कि जितना बल ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे लगाएगा उतना ही बल बराबर बल ये विपरीत दिशा में इस पर लगाएगा। यानी जो दूसरा वाला बल ये F21 है, यानी दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है ये पहले वाले ऑब्जेक्ट पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगा रहा है जितना कि पहला वाला दूसरे वाले पर लगा रहा है। F21 = F12, इसलिए मैंने ये लिखा है। आ रही बात समझ में? देखो जब हम देखो और एक एग्जांपल और देता हूं कि जब हम बंदूक चलाते हैं, देखा होगा आपने कि बंदूक चलाते समय क्या होता है कि बंदूक हमने चलाई तो बुलेट जैसे बंदूक से बाहर जाएगी तो बंदूक पीछे की तरफ धक्का जरूर देगी। इस तरीके से चलाएंगे तो वो पीछे की तरफ धक्का जरूर देगी। तो क्या करती है कि बंदूक से जब गोली चली तो बुलेट आगे की तरफ गई। ये मतलब बंदूक है, इसमें ये बुलेट है, तो बंदूक मैंने यूं चलाई तो ये बुलेट इसमें से आगे की तरफ जाएगी तो पीछे की तरफ ये प्रतिक्रिया देखी जाएगी, ठीक है। जितना बल से जितनी तेजी से आगे की तरफ जाएगी, जितना बल आगे की तरफ लगेगा उतना ही क्रिया प्रतिक्रिया ये पीछे की तरफ करेगी, ठीक है। यानी आगे गई वो क्रिया हुई, बंदूक पीछे हटी तो वो क्या हुई, प्रतिक्रिया हुई विपरीत दिशा में, क्योंकि वो इस साइड में गई डायरेक्शन में, तो ये बंदूक हमारे पीछे की तरफ धक्का लगा इसमें, तो ये हुआ, ये प्रतिक्रिया का नियम हुआ, ठीक है। समझ पाए बात को? यानी बल बराबर लगाएगा लेकिन इनका त्वरण बराबर नहीं होगा। यानी बंदूक से जब गोली निकलेगी तो जितना आगे की तरफ इस पर बल लगेगा उतना ही वो पीछे की तरफ बल लगाकर जाएगी, यानी बराबर बल लगाएगी, लेकिन त्वरण बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों बॉडी डिफरेंट मास की हो सकती है। यानी अब बंदूक के रेस्पेक्ट में बुलेट का यानी गोली का अगर हम मास देखें तो बहुत कम है, बंदूक का मास ज्यादा होता है, इसलिए जो बुलेट का जो एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, वो बंदूक से यानी गन्स की रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? क्योंकि जो बुलेट का जो मास होता है वो गन के रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है। समझ पा रहे बात को? बल बराबर लगाएगी विपरीत दिशा में लेकिन एक्सेलरेशन का बराबर नहीं होगा, क्योंकि बॉडी डिफरेंट मास की होती है, इसीलिए नहीं होगा। आगे बात सुन में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए कि जब हम नाव में से उतरते हैं तो अपना पैर जब हम अपना एक इस तरीके से जमीन में रखते हैं और यूं उतरते हैं तो पीछे वाले पैर से हम नाव को पीछे धकेलते हैं और वो नाव उस प्रतिक्रिया में क्या बल का कार्य करती है, यानी प्रतिक्रिया का काम करके हमें आगे की तरफ धक्का देती है, ठीक है। तो इस न्यूटन के थर्ड लॉ को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया था कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहिए और जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहिए। तो मैं आपसे एक बात और पूछता हूं इसमें कि मान लो ये हमारी कोई बॉल है, ठीक है, और ये इस तरीके से लुढ़कती जा रही है, ठीक है। तो ये आगे कहीं रुकेगी कि नहीं रुकेगी? बताइए, ये बॉल है किस तरीके से इस तरीके से लुढ़कती जा रही है, आगे रुकेगी कि नहीं रुकेगी? रुकेगी। तो ये किस कारण रुकेगी? ये क्यों रुकेगी बताइए, कोई बता सकता है ये आगे जाके क्यों रुकेगी? तो देखो मैं बताता हूं, बिकॉज इसमें आपका फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स, यानी घर्षण बल इसमें काम कर रहा है। कौन सा? घर्षण बल, ठीक है। जो बॉडी और इस सरफेस के जो बीच में लग रहा है वो घर्षण बल है, इस घर्षण बल के कारण ये रुक जाएगी। और एयर रेसिस्टेंस भी है। क्या है? एयर रेसिस्टेंस,
यानी वायु प्रतिरोध, वायु प्रतिरोध, ठीक है। इसमें वायु प्रतिरोध भी इधर इस साइड में लग रहा है, ठीक है, और घर्षण बल भी है इस साइड, ये बॉल आगे चलकर रुक जाएगी, ठीक है। समझ पा रहे बात को? आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ओके। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की समझ में अच्छे से आया होगा, ठीक है। अब आपकी समझ में अच्छे से आया है, कमेंट्स करो और लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। जो लोग नए आए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। और मैं नेक्स्ट क्लास इसी की लेके आऊंगा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और लगे आगे, तो आगे अभी और पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। और अपना ध्यान रखें, पेशेंट डे बाई डे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, अपने घर पर ही रहें, बाहर ना निकले, बहुत ही नेसेसरी वर्क होने पर ही घर से बाहर जाएं, अननेसेसरी घर से बाहर ना निकलें, ठीक है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर पर रहें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यूअस करते रहें, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।